अब हम शुरू कर रहे हैं किसको, रक्त, या अंग्रेजी में कहे तो ब्लड, या इसी के हम लोग रुधिर के नाम से भी पुकारते हैं, या लोग खून भी इसे कहते हैं, कई नाम, लेकिन इसकी जो कार्य है ये भी तो कई होंगे। इसकी पहचान जो है ये कुछ ऐसा है ना। तो रक्त है क्या, व्हाट इज ब्लड, मन में यही जा रहा होगा। तो महान जी लोग कह रहे हैं ब्लड कि हम जो है ना एक तरल संयोजी ऊतक हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक की कहानी तो हमारी 9th से शुरू हुई थी ना। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे, ऊतक कहते थे। ऊतक में भी कई तरह के ऊतक थे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रक्त जो है अपने आप में एक तरल संयोजी ऊतक है और जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, किसका रंग महान जी लोग, रक्त की ना। तो किसके कारण बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। हमारा जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये किस तरह का होता है, तो ये लाल होता है। इसके पीछे कहानी क्या है भाई, ये हीमोग्लोबिन की, इसकी भी अपनी एक पढ़ाई है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है हीमोग्लोबिन। तो अभी चर्चा हम लोग इस पर नहीं करने वाले हैं, अभी तो हम लोग रक्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो आज के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। साथ में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक शुरू हो ही गई है तो इसको बढ़िया से जान लिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त जो है इतना एकदम पंचुथरू टाइप का नहीं है, घरेलू भाषा में ये थोड़ा गढ़ा है भाई, ये बात को समझना पड़ेगा हमें। ये जो है हल्का सा गढ़ा होता है, वो भी क्षारीय है। हम लोग पढ़े ना अम्ल क्षार लवण, तो ये क्षार होता है और इस क्षार के होने से इसका pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 7.4 होता है। साथ में रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि रक्त जो है ये कहाँ रहता है, तो ये हमारे हृदय में और रक्त वाहिनियाँ में ये प्रवाहित होता है। ये जो ब्लड होता है ये हृदय के अंदर भी प्रवाहित होता रहता है। रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, ये ब्लड वेसल्स क्या हैं, तो इन्हीं के अंदर ये क्या होता रहता है, फ्लो करता रहता है। और एक सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि लगभग 5 से 6 लीटर क्या होते हैं, ये रक्त होते हैं ना। तो इतना ये कहानी है 5 से 6 लीटर की, किसकी भैया, रक्त की। समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, साधारण भाषा में अगर छोटे बच्चों को समझाना है कि रक्त क्या है, तो रक्त हमारे शरीर का वो लाल रंग का पानी है जो हर तरफ दौड़ता रहता है, ये साधारण भाषा में। और ये हमारे भोजन से जो भी मिलता है ताकतें, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। हवा से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो भी शरीर के विभिन्न हिस्सा में पहुंचाएगा और बिना काम के भी पदार्थ को एक अच्छा खासा जगह दे देगा। तो ये एक सिंपल भाषा में हम रक्त को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाए, लीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और देखिए रक्त के प्रमुख कार्य आखिरकार आपके भी मन में जा रहे होंगे कि सर ये रक्त जो है ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में रहकर। बिना काम धाम के तो शरीर में आएगा नहीं। प्राकृतिक ईश्वर जो कुछ भी हम कहते हैं वो खून को डाले होंगे तो कुछ सोच के ही नहीं इसके अंदर आया होगा, या जो साइंस के विधि से बनी होगी। अब साइंस को ही ना हम लोग ज़्यादा यहाँ पर मान रहे हैं, तो साइंस की विधि द्वारा जो भी हुआ होगा तो पूछा जाएगा ना कि भाई रक्त जी आप काम धाम अपना बताइए, आपका क्या काम धाम है। तो ये कह रहा है कि मेरा काम देखना है, तो देखिए ये तो मेरे प्रमुख कार्य हैं जो निम्न है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करेगा। हमारा कहानी ही है
परिवहन का, तो ये तो कर ही रहा है परिवहन, है कि नहीं? बिल्कुल। साथ में और भी इसके काम है कि ये पोषक तत्वों को परिवहन कराएगा। हमारे शरीर के अंदर जो खनिज, लवण, विटामिन, वसा, इनके अंदर भी अपना सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हम मानते हैं कि और भी वो जो लसिका था उसकी भी कहानी आएगी, लेकिन अभी रक्त की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है? परिवहन कराता है। साथ में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में गर्मी की तरह महसूस करने लगता है, ठंडा में ठंडा की तरह बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कभी नहीं सुनते बुखार लग गया, तो ये ब्लड के अंदर ही ऐसा कुछ चेंजिंग होता है कि टेम्परेचर में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सामान्य मनुष्य का जो तापमान है लगभग कहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो भैया बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में किसका सहयोग है? तो ये हमारा रक्त भाई जी का सहयोग है। तो इस तरीक़ा से हमने इसका जानकारी किया। और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ब्लड आपके शरीर में ठीक ठाक है तो भाई साहब कोई रोग आइबो करेगा तो उसे लड़ेगा, ये प्रतिरोधक क्षमता देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। कौन? ब्लड हमारे अंदर। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए इसकी कमी हो जाए तो कौनों रोग आके 2-4 हाथ मार के आराम से चले जाएंगे, हटो तुम्हारे शरीर में आ रहे हैं। अब ब्लड है तो कह के हम भैया अंदर ही हैं, अभी आने से पहले इजाज़त तो लो मेरे को। तो इस तरीक़ा से ये हमारे ब्लड के जो कुछ कार्य दिखे ये ऐसे थे। तो कुल तो देखिए कह रहे कि रक्त की, किसकी जी? रक्त की जो बनावट होती है ना वो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर होती है। ये घटक, ये कंपोनेंट, मतलब ये भाग भी कह सकते हैं। यानी रक्त की जो ये बनावट होती है, संरचना होती है, ये कितने घटकों से होती है, कितने भागों से होती है? तो हम नाम रखेंगे कितना जी? 2 प्रकार के। यहाँ तो हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है क्या? रक्त की बनावट जो होती है वो कितने घटकों से होती है? तो 2 प्रकार के। अब कौन कौन? तो देखिए इसका नाम भी यहाँ पर है। एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम रक्त कणिकाएं। कहीं कहीं ऐसे भी ना लिख देता है, इसी वाले भाग को लिख देता है तरल भाग। कौन भाग? तरल, लिक्विड, समझ रहे हैं ना? तो तरल भाग, और एक का नाम लिख देता है ठोस भाग। तो ये आप लोग ऐसे ना समझिएगा कि ये दूसरे ग्रह का कहानी है, ये हमारे इसी ग्रह का कहानी है। मतलब रक्त जब बनता है तो इसके बनाने में 2 भागों का सहयोग होता है, जिसमें एक का हम नाम रखते हैं क्या? प्लाज्मा, और एक का नाम रखते हैं यहाँ पर रक्त कणिकाएं, और अंग्रेजी में कहें तो ब्लड क्रप्सल्स। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये छोटी सी इसकी जो परिचय हुई आप जान गए कि हमने क्या क्या इसमें जानकारी किया। तो रक्त की जो बनावट होती है, जो खून बने होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हैं, इनको जब देखा जाता है, जांच किया जाता है कि भाई इसमें कितने कंपोनेंट मिले हैं, यानी कितने घटक हैं, तो मुख्य तौर पे 2 निकल के सामने आ जाते हैं, जिसका एक का नाम क्या बनता है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम बन जाता है क्या? रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा को हम लोग कौन भाग कहते हैं? तरल भाग, और रक्त कणिकाएं जो हैं इनको बोलते हैं ठोस भाग। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप यहाँ पर एक चित्र भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसमें दिखाई गई है। ये जो हल्का सा पीला कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, ये दिखाया गया है प्लाज्मा के बारे में। यहाँ से इसका पार्ट्स है, और ये रेड जो दिख ही रहा है भाई, ये तो लाल ही होता है कहानी। तो ये हमारा क्या है? ये उसमें रेड ब्लड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ये ब्लड क्रप्सल्स की बात हो रही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ अलग भी दिखाया गया है, थोड़ा सा बहुत कम माइनर दिखाया गया है। तो ये है इसका डब्ल्यूबीसी और ये है आरबीसी, इसीलिए थोड़ा मेरा नाम जो पुकार रहे हैं ये ब्लड क्रप्सल्स ना कह के बार बार ये नाम आ जा रहा है, क्योंकि इसी की पढ़ाई जब करेंगे ना तो समझ में आएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब क्या होते हैं। तो चलिए इनकी बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन फर्स्ट अभी हम लोग किस पर बात करने वाले हैं बताइए आप लोग। पहला हम लोग किस पर पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले बताइए
कि रक्त की जो बनावट होती है वो कितने घटकों से होगी, तो 2 घटकों से, जिसमें एक का नाम क्या बनेगा, तरल भाग प्लाज्मा, और एक ठोस भाग क्या होगा, तो ये रक्त कणिकाएं। अब हमें अगर इस चित्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला ज़्यादा मात्रा दिख रहा है, बिल्कुल क्या, और उसके बाद ये वाला मात्रा दिख रहा है, और ये बीच में थोड़ा सा जो ये दिखाया गया ये तो बहुत माइनर, ये तो बहुत कम है, एक तरह समझिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्लाज्मा को, कि भाई जब तुम सबसे अधिक हो इसमें तो तुम्हारा सहयोग तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए कहानी शुरू हो गई हमारे प्लाज्मा जी का, और पूछा जाए कि इनसे ये हैं क्या, रक्त के अंदर जब ये हैं तो भैया इनके बारे में बातचीत तो होगी ना। तो देखिए क्या कह रहा है जी, प्लाज्मा जो है ना एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसका कलर क्या होता है, तो हल्का सा येलो कलर का, मतलब हल्का पीला टाइप का होता है, साथ में ये थोड़ा तरल चिपचिपा होता है, और ये द्रव की बात हो गई, तो द्रव रूप में रहता है ना। और ये कह रहा कि आयतन के हिसाब से, किसके हिसाब से, आयतन, जिसमें आप पढ़े भी होंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब, तो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% भाग होता है। वाह भाई वाह, पूरा जो हमारा ब्लड है, अगर हमारा खून को मान ले 100%, तो इसमें निकल के आ गया कितना परसेंट, प्लाज्मा ही 55, तो बाकी बचेंगे तो 45%, इसी में जो होंगे दुनिया जहान जो कुछ भी। मेन प्लाज्मा कहा कि देखो भैया तुम्हारे बॉडी में जो खून है ना उसमें तो 55% हम ही हैं, भले लोग तुमको खून के नाम से तुम्हारे बॉडी में जो चल रहा है उसको लोग पुकारते हैं, लेकिन नाम खून का हो रहा है और हम भी उसी के अंदर लुकाए हुए हैं। तो ये मत ध्यान रखना कि खाली ये RBC WBC ही नाम आती है। तो आप इस बात को समझ गए। और ये जो होता है प्लाज्मा, ये खून का तरल हिस्सा होता है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि खून के ठोस हिस्सा भी होते हैं और तरल हिस्सा भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा हमारे पूरे रक्त के अगर देखा जाए तो आयतन के हिसाब से कितना भाग होगा महान, तो ये हो जाएगा 55% भाग। तो बाकी के कितने बचे होंगे, बिल्कुल, तो बाकी के बचने वाले हमारे 45% हैं। अब उनमें ही हम पढ़ाई करेंगे, जो नाम क्या बनेगा उसका, रक्त कणिकाएं। थोड़ा उस नाम को पुकारने में ना सोचना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान मेरा RBC WBC प्लेटलेट्स उधर ध्यान चला जा रहा है, इसीलिए थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रहा है। अगर ब्लड करप्शंस कहा जाए तो काफ़ी अच्छा नाम है उसका। आप देखिए यहाँ पर, ये जब कोरोना काल का समय आया था ना, कोरोना काल का, तो प्लाज्मा काफ़ी फेमस हो गया था। ये प्लाज्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दी जा रही थी उनको बचाने के लिए। प्लाज्मा बैंक, बहुत सारा नाम सुने होंगे। जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन का मांग और प्लाज्मा का मांग ये बहुत हाई हो गया था। उस टाइम आप ज़रूर न्यूज़ अगर सुने होंगे तो ऑक्सीजन के तो बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि बड़ा ऑक्सीजन इस अस्पताल में कम हो गया। तो प्लाज्मा भी, जो व्यक्ति एकदम कोरोना काल में लड़ के आ जाता था, जी लेता था, तो अब उसकी प्लाज्मा दूसरे में चढ़ाई जाती थी। मतलब ये थोड़ा सा ताकतवर काम करता था। ये काहे सर, प्लाज्मा क्यों कोरोना काल में एक व्यक्ति के शरीर में चढ़ाई जा रही थी, तो इसके भी पीछे इसकी क्या है कहानी है, और हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो आइए, इस चित्र में तो आप देख ही रहे हैं ना, इस वाले येलो भाग को दिखाया गया है और ये दिखाया गया इसका RBC और बाकी के जो पार्ट्स हैं। तो आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्लाज्मा की जो संरचना होगी ये कैसी होगी। एक तो हमने बात किया किसका, खून की बात हो रही थी, रक्त का। रक्त ले पूछा गया तो कहा कि मेरे 2 हिस्से, एक का नाम प्लाज्मा और एक का नाम ये ब्लड करप्शंस, थोड़ा अंग्रेजी बोल देते हैं ना। अब पूछा गया प्लाज्मा जी तुम बताओ तो क्या हाल चाल, तो कहा कि मेरा हाल चाल तो ठीक है, लेकिन देखो हम भी अपने आप में कुछ हैं, आज मेरी भी संरचना पढ़नी पड़ेगी। रक्त की संरचना पढ़ ही रहे हो ना, मेरा भी पढ़ो। तो देखिए प्लाज्मा जो है, अभी हमने क्या बताया कि पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग है, ये 55%। अब जब प्लाज्मा के अंदर पहुंचेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ जब पढ़ी जाएगी तो खुद में कब परसेंट मानी जाती है, 100% मानी जाती है। दुनिया की कोई भी वस्तु जब उसकी बात की जाती है तो उसको हम 100% मानकर पढ़ते हैं। क्लियर ना, बिल्कुल ओके।
चलिए देखिए, समझ में आ रहा है अगर भाई बढ़िया से चीज़ है तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग देते रहिए, कुछ लाइक वाइक मारते रहिए, कमेंट वमेंट ठोक दीजिए और सब्सक्राइब के तो कहना कि आप लोग तो ऐसे भी हीरो हैं। तो भाई बस ऐसे ही हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90% पानी रहता है। हम प्लाज्मा के अंदर की बात कर रहे हैं ना, 90% पानी रहता है, 7% प्रोटीन रहता है उसके अंदर, और 3% बहुत सारे जो पदार्थ होंगे जैसे एंजाइम होंगे, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये इसके अंदर में मिले रहते हैं 3% में ही। मेन ज़्यादा फोकस किस पर करना है, इस पर करना है और इस पर करना है। तो प्लाज्मा के अंदर कितना % पानी होगा, बोलिए 90%। साथ में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना होता है भाई, तो होता है 7%, और 3% में बाकी के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारी प्लाज्मा की संरचना है भैया। रक्त की संरचना तो ऊपर से शुरू हुई थी, अब शुरू हो गई यहाँ प्लाज्मा की। अब मेरे माइंड में एक बात जा रहा है ना कि भाई प्लाज्मा का काम धाम क्या है। हम इसके बारे में कभी से गाना गा रहे हैं बिना सुर ताल का, सुन रहे ना आप लोग, बिना सुर ताल का जब गाना गा रहे हैं तो ज़रूर इसका कुछ महत्व होना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए अब हम पता करते हैं कि हमारे ये प्लाज्मा जी कैसे काम करेंगे मैम। तो ये कहते हैं कि देखो भाई मेरा तो काम ज़बरदस्त है। कोरोना काल में ऐसे ही लोग हमको नहीं पूछते थे, मतलब प्लाज्मा कह रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कार्य लिखे गए हैं कि भाई प्लाज्मा जी बताओ तुम्हारा काम धाम। तो कह रहा है कि पोषक तत्व जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, पोषक तत्व में नाम क्या आएगा, हाँ बोलिए, प्रोटीन आ जाएंगे, खनिज लवण हो जाएंगे, वसा हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएंगे। ये सारे हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए काम आते हैं। और साथ में हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन भी होते हैं। आप लोग इसके चैप्टर के बाद आएगा, एक चैप्टर होगा नियंत्रण एवं समन्वय, वो थोड़ा आगे है। तो उस चैप्टर में ही हार्मोन पढ़ेंगे, जंतुओं में हार्मोन, पेड़ पौधे में हार्मोन, जो भी होगा। ऐसे तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारे प्लाज्मा जी से पूछा गया कि काम क्या है, तो ये कहा कि पोषक तत्वों को और हार्मोन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक हम पहुंचाएंगे। लो भैया इनका भी काम पहुंचाना ही रह गया, सब लोग खाली पहुंचाइए रहा है ना। प्लाज्मा से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो ये कहा कि हम देखिए पोषक तत्वों को, हार्मोन को शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में हम भेजेंगे, बस मेरा ये काम रहा। साथ में और भी काम है, खुश मत हो जाए कि एक ही काम है, और इसका काम है ये कह रहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना है। इसी वजह से हमारे कोरोना काल में देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं, चारों ओर से एकदम सुरक्षा, ऐसे लग रहा है कि कोई बॉडी है और इसको चारों ओर से घेरा गया है, एंटीबॉडी तैयार किया गया है। तो कोरोना काल में ये क्या करता था, संक्रमण से, रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी एक ताकत पैदा करता है। और जब रोग लोग आते हैं ना तो पूछता है प्लाज्मा कि क्या हाल, मैं पूछता है कि क्या हाल चाल है भाई, तो ठीक है, तो कहाँ आ रहे हो, तो सोच रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को बीमार करे, तो ना ना ना, हम हैं प्लाज्मा, मेरे रहते तुम्हारा हाल, हम अभी ठीक ठाक हैं, जब हम बूढ़ बुजुर्ग होंगे ना तब आना। तो रोग बेचारा कहा ठीक है, तब जा रहे हैं घूमने फिरने, आएंगे कुछ दिन के बाद। तो इसी तरह से संक्रमण से लड़ना होगा तो एंटीबॉडी बना देगा कौन, तो हमारे प्लाज्मा भैया। साथ में ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप होता है, बीपी जो हम लोग कहते हैं ना, बीपी, इनको भी ये कंट्रोल करता है, कहता है कंट्रोल कंट्रोल। भैया प्लाज्मा के ये सपोर्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और खून के थक्का बनाने की प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। ऐसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, वो सब ज़्यादा मदद करेगा, ये ऐसे ही एगो यहाँ पर अपना भूमिका निभा दिया है। तो इस तरीक़ा से हमें देखा कि हमारी कहानी जो हुई क्या हुई, इस क्लास की समाप्त हुई। तो आइए इसे परिभाषित करें कि ये रक्त कणिकाएं या ब्लड करप्सल्स क्या होती है। मन में भी तो जा रहा है ना कि क्वेश्चन ही है क्या। तो देखिए ये कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा के बाद शेष बचे भाग, अब तो भाई रक्त जो था, प्लाज्मा की पढ़ाई हो ही गई, तो बाकी लोग से पूछताछ करेंगे ना।
तो पूछा गया कि भाई तुम लोग बताओ, प्लाज्मा की तो कहानी खत्म हो गई, अब तुम लोग अपने बारे में कुछ कहो। तो कहा कि देखो भैया, प्लाज्मा के बाद शेष बचे भाग को रक्त कणिकाएं कहते हैं। अगर हम संक्षेप में इसे परिभाषित करना चाहें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा के बाद जो बच रहे हैं शेष भाग, वही हमारा क्या है, रक्त कणिकाएं हैं। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का अब ये कितना बचेगा भाई, ये तो 45 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 55% तो प्लाज्मा ही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड करप्सल्स, यानी सॉरी, इसमें तो आरबीसी को पढ़ना ही है, ये नाम थोड़ा सा हमको बोलने में कन्फ्यूजन भी हो जा रहा है कई बार ना। तो देखिए, ये रक्त कणिकाएं जो हैं ये हमारे पूरे आयतन के हिसाब से कितना परसेंट हैं, 45%। तो अब आप देखना चाहेंगे एक चित्र के द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग का कोई रक्त दिखता है, मान लीजिए कोई हाथी थोड़ा सा कट गया किसी कारणवश, तो यहाँ पर एक इमेज दर्शाई गई है कि इस तरह से अगर हम देखते हैं खाली, तो हमें लगता है कि ये खून दिख रहा है, ऐसे कुछ लाल रंग दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ उसमें ऐसा नज़ारा दिखता है। आप देखिए यहाँ पर, इसमें विभिन्न प्रकार के आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्या क्या दिख रहा है। तो इसी में हम लोग की वो कहानी थी, जो प्लाज्मा था, ये ठोस भाग, और ठोस भाग भी आगे क्या होंगे, बंटने वाले हैं। इसी क्लास में हम लोग बांटेंगे भी। जैसे देखिए, ये जो हल्का सा येलो कलर का दिख रहा है, तो ये तो प्लाज्मा हो गया। बाकी ये गोल गोल दिख रहा है, कुछ उजला सा ये भी गोल दिख रहा है, कुछ ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर इसकी आकृति दिख रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारा क्या है, ये सब लोग मिलाकर ही रक्त बने थे। लेकिन रक्त की जब पढ़ाई शुरू हुई तो अलग अलग क्या होने लगा, बंटने लगा। तो आज ये हमारा जो ब्लड करप्सल्स है, यानी रक्त कणिकाएं हैं, ये भी बंटेगी। तो ये कणिकाएं कितने तरह से होती हैं, आइए इसको भी जान लिया जाए। तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि तरल भाग हमारा जो था वो कितना परसेंट था, 55%, और ठोस भाग कितना था, तो ये भाई साहब 45%। अब इसको हम लोग जब डीपली अध्ययन करते हैं, यानी कि ये कणिकाओं को जब पढ़ी जाती है तो ये भी बढ़ जाता है। ये कितने भागों में बढ़ता है, देखिए लिखा भी है कि रक्त कणिकाएं जो मुख्यतः होती हैं वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि रक्त जो कणिकाएं हैं, जो ठोस भाग है, वो भी 3 तरह के बट गया। यानी कहिए कि अगर खून जो है पिताजी है, तो इनके 2 गो पुत्र हुए, एक का नाम प्लाज्मा हो गया और एक का नाम क्या हो गया, ठोस भाग, यानी रक्त कणिकाएं। अभी रक्त कणिकाएं का भी भाई शादी विवाह हुआ, तो इनके भी 3 गो बाल बच्चे। ये तीनों बाल बच्चे कौन कौन हैं, तो आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जो कि इनको लाल से दिखाया भी गया है। थोड़ा सा अगर अच्छा से दिख नहीं रहा है तो भी आप समझ सकते हैं ना। दूसरा है क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो इसको, इस वाले को एक बार पुकारते हैं रेड ब्लड करप्सल्स, और इसको अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो वाइट ब्लड करप्सल्स। ये वाइट ब्लड करप्सल्स अंग्रेजी नाम है, और साथ में इसका हिंदी नाम यहाँ पर दिख रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं। और अंतिम जो भाग है जिसका नाम होगा यहाँ पर क्या, प्लेटलेट्स। थोड़ा सा ये अंग्रेजी ही नाम है, इसको हम लोग रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु, कई वो इसके नाम से पुकारते हैं, लेकिन अच्छा नाम इसका अंग्रेजी में है तो आप इसे प्लेटलेट्स ही कहेंगे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये खून के अंदर दिखता कैसे है। अगर हम इनको देखना चाहेंगे, भाई माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, साधारण खुली आंख से तो दिखेगा नहीं। तो देखिए, जब खून के अंदर ये देखी गई, इस रक्त कणिकाओं के अंदर देखी गई, तो कुछ ऐसा आकृति निकल करके सामने आया। और आप देख सकते हैं इनमें 3 चीज़ों को दर्शाई गई है। ये जो दिख रहा है ये टिकिया टाइप का, जो कभी कभी हम लोग मिठाई नहीं खाते हैं तो एक टिकिया टाइप का मिठाई नहीं होता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये देख लीजिए, ये कुछ गोला सा दिख रहा है, उजला भाग, ये हल्का सा एकदम, इसका आकार थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये किस आकार का है। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के ये नाम रखे गए हैं, जिसमें से इसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, तो ये हमारा शॉर्टकट में आरबीसी है, और ये हमारे शॉर्टकट में क्या है, डब्ल्यूबीसी है,
और ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये हमारा प्लेटलेट्स है या कहें तो पट्टिकाणु है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि ये जो रक्त कणिकाएं हुई ये भी कितने तरह के हैं, 3 तरह के, जिसमें एक का नाम क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा का नाम क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और फाइनली अंतिम क्या है, तो ये है प्लेटलेट्स। थोड़ा नाम बोलते समय ध्यान से, ना तो गलती भी बोला जाएगा। प्लेटलेट्स, ऐसे लग रहा है कि कोई प्लेट जो है आ रहा है खाने वाला, वो लेट से आ रहा है, तो आदमी कहते हैं प्लेटलेट्स हो गया भाई, ऐसे लग रहा है। तो चलिए अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में मुख्य तौर पर जो पढ़ाई है, क्योंकि आप लोग भी थंबनेल देखे होंगे तो आप लोग को भी लगा होगा कि पढ़ाई तो आरबीसी का ही होने वाला है, तो वाकई चलिए शुरू करते हैं। किसको, आरबीसी को। अब इसके बारे में थोड़ा पता किया जाए कि भाई आरबीसी आप हैं क्या, बड़ा फेमस नाम है आपका, बड़ा चर्चा है, आपके ही नाम से तो थंबनेल बने हुए हैं, तो भाई आप तो हीरो हो गए ना, है कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। तो लाल रक्त कणिकाएं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको, रेड ब्लड क्रप्सल्स, या कहीं कहीं सेल भी लिखता है, रेड ब्लड सेल। तो भाई साहब लिखने वाले बताने वाले अलग अलग भी, हम लोग जितना समझ में आ रहे हैं उतना हम जान रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि रक्त कणिकाएं का वह भाग, क्योंकि भाई ये तो रक्त कणिकाएं का ही तो भाग है ना, ये तो बात क्लियर है बिल्कुल। तो कह रहा है कि रक्त कणिकाएं का वह भाग जो फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर, ये अब असली आया परिवहन में इसका कहानी। फेफड़े से किसको लेगा, ऑक्सीजन को, अब उसको ले करके शरीर के क्या करेगा, विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा ना। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि पूरे शरीर तक ये पहुंचाएगा, और बाद में उधर से टांग के ले आएगा बिना काम वाले पदार्थ को, जो कचरा कहलाएंगे अपने आप में, तो उनको लेगा किनको, कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा पूरे शरीर से, और फिर फेफड़ा के पास पहुंचा देगा। मतलब इसका कार्य भी इसी में हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए आरबीसी का काम क्या है, तो परिभाषा में ही इसका कार्य डाल दिए कि ये भाई साहब हमारे जो फेफड़ा है वहाँ से ये ऑक्सीजन यानी सांस को लेगा, सांस उसी को ना कहते हैं, सांस को लेके पूरे बॉडी तक फैलाएगा। पहले जहाँ भी हमारे बॉडी के अंग हैं ये सबको कहा कि लो भाई लेके आ गए। ये डिलीवरी बॉय एक तरह से है। ये डिलीवरी बॉय क्या करता है, फेफड़ा से सामान अपना उठाएगा, जो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, और ये सारे शरीर के हिस्सा में पहुँचाएगा, और उधर से बिना काम के चीज़ को लेते आएगा, बटोर ले आएगा, है कि नहीं, और ला के फेफड़ा के पास में रखेगा। अब उसके बाद अब फेफड़ा का जो काम है वो जाने कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई। तो ये जो कार्य कर रहा है वही भाग अपने आप में क्या है, लाल रक्त कणिकाएं, ये नाम बना यहाँ पर, यानी उसे कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा बना लिए। तो इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, यानी इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं जो अपनी बात कर रही है, इसे आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि होता कैसा है खून के अंदर। जब इसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखी जाएगी तो ये कैसा दिखता है, कुछ इस तरीका का। ये कुछ ऐसे लग रहा है कोई खाने वाला पदार्थ की तरह दिख रहा है, मन एकदम मस्त हो जा रहा है ना। लेकिन भैया ये तो खून के अंदर का हिस्सा है। देखने में कितना मस्त एकदम सुंदर सुंदर लग रहा है कि कोई पाव रोटी है, ऐसे नहीं लग रहा है आप लोगों को, है कि नहीं। ये टिकिया टाइप के ये कुछ ऐसा है, और कण है तो भाई कण की तरह दिख ही रहा है, एक एगो पार्ट्स इसके दिख रहे हैं। बहुत शानदार इसकी रचना दिख रही है, इसकी रचनाएं बहुत शानदार है। साथ में ये भी कही जाती है, अगर ज़्यादा विस्तार से इसको पढ़ते हैं तो भाई इसकी पढ़ाई अपने आप में कोई छोटा वोटा है नहीं, ये थोड़ा और डेवलप कर जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमको भी उतना ही जानकारी रहेगा तो हम फिर आगे क्यों बात करेंगे। देखिए कह रहे कि इन कणिकाओं को ना संक्षेप में आरबीसी कहते हैं, जो कि आप लोग जान ही गए हैं। तो आगे हम लोग ज़्यादातर आरबीसी के नाम से ही पुकारते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए जाते हैं या पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादातर ही फेमस क्या है, आरबीसी के नाम से फेमस है। तो इसीलिए आप लोग भी इसे ज़्यादातर आरबीसी का नाम रखेंगे। साथ में अब इसके बारे में थोड़ा नोट जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी कुछ मुख्य बिंदु जो होंगे काफ़ी वीवीआई साबित होंगे। तो आइए आज के इस क्लास में जो आरबीसी की मुख्य कहानी है, मतलब यूँ कहें इनका पॉइंट्स है, उसको ही जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या है, आरबीसी का जो जीवन काल है ये 120 दिन का लगभग होता है। अब यहाँ से मन में हमारा प्रश्न उठता है कि ये जीवन काल, क्या ये भी जीता है और मर भी जाता है? शरीर तो मरता ही तो हम जानते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर वाला जो है सिस्टम, ये जन्म लेके मर जाएगा क्या? तो भाई साहब, हमारा जो बॉडी है इसके अंदर कभी हम लोग बचपन में सुनते थे कि नया खून बनेगा, कभी कभी दांत टूट जाता था, खून हम लोग का बहता था, या कभी छोटा मोटा हाथ कट जाएगा तो हम लोग उसको ना खून को नहीं बहने देते थे कि इसको पीते थे बचपन में। अब तो हुआ होगा किसी के साथ, मेरे साथ तो हुआ है। तो हम क्या करते थे कि मेरा खून चल जाएगा, हाथना मेरा खून बह गया, अब खून बनने में कितना टाइम लगेगा, नया खून बनने में, मैंने तमाम ऐसी बातें जो थी हम लोग बचपन में सोचा करते थे, ऐसा आसपास के लोग से भी सुने हुए थे। लेकिन अब जब बड़े हुए, पढ़ने लगे, तो समझ में आया कि भाई जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर खून है उसमें आरबीसी का जीवन काल भी है 120 दिन का। यूँ कहें तो अगर आप देखेंगे इसका मंथली हिसाब से तो आप आंकड़ा निकाल लेंगे कि कितना महीना ये रह रहा है। साथ में आरबीसी का जो जन्म होता है, वो बनता है जो, वो हड्डियों में, कुछ हड्डी हैं जिनमें आप अस्थि मज्जा यानी अंग्रेजी में बोन मैरो, बोन तो समझते हैं ना हड्डी, तो ये कुछ नाजुक ऐसी हड्डियां होंगी। अब इनका उतना गहराई से हम तो बात करेंगे नहीं, तो बस ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि हड्डियों में जो है ये क्या होंगे, जन्म लेंगे। और साथ में ये जब 120 दिन तक इधर उधर काम करते करते अब बेचारा थक जाएगा, अब कहे कि अब हम भैया उतना यंग नहीं रहे, अब हम बूढ़ बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम मरेंगे। और मरने का मतलब ही थोड़ा कि वहाँ से गायब हुए हो जाएगा, मरने का मतलब नया बदलाव हो जाएगा। इसके अंदर के जो हीमोग्लोबिन्स होंगे, जो आयरन होंगे, अब वो चेंजिंग के रूप में नया रूप लेगा। तो वो कहाँ होगा? तो भैया आरबीसी जो है ना, इसकी मृत्यु, ये जो प्लीहा, यकृत, लीवर, अब थोड़ा ये सब की भी पढ़ाई है अपनी, बस ये थोड़ा सा हमें संकेत के रूप में जानना है कि आरबीसी जो है ना अपना जब भी काम धाम कर लेगा, थक जाएगा, तो मरेगा। मरने का मतलब अपना अब कहानी नए रूप में आ जाएगा। तो ये कहाँ होगा? तो ये होगा यकृत में, प्लीहा में। तो इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि ये प्लीहा और यकृत को ही आरबीसी का हम कब्रिस्तान भी कहते हैं, मतलब वो कब्र है, वहाँ पर जाके ये खत्म होंगे और फिर वहाँ से एक नया रूप लेंगे और फिर अपनी वही कहानी शुरू कर देंगे 120 दिनों तक। तो ये रहा इनकी ज़िंदगी, ये रहा इनका जीवन काल। और बहुत ही मस्त सीख दे रहे हैं कि भाई जब तक जिंदा रहो, किसी के लिए, चाहे अपने लिए, घर परिवार समाज के लिए अपना जीवन को खपा दो। एकदम देख रहे ना, पूरे हमारे बॉडी में घूम घूम के बेचारा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, बिना काम के पदार्थ को क्या कर रहा है, फेफड़े तक ला रहा है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी खत्म कर दे रहा है। तो कितना ये अच्छा विचार वाला है ना। चलिए बहुत बहुत इसके धन्यवाद कह सकते हैं। और साथ में और भी कुछ देख लिया जाए, ये क्या है पॉइंट्स में थोड़ा देखिए। इसका आकार आकृति के बारे में बात हुई है कि आरबीसी एक उभयावतल कोशिकाएं हैं। उभयावतल जिसका आप देख रहे हैं ना, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं इस तरीका से, पढ़े हैं ना? ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका दोनों हिस्सा जो है ये धंसा हुआ है। तो कुछ वैसे ही जो हम लोग ऊपर देखे थे चित्र में, वो कैसा था? वो धंसा हुआ ही था। किनारे के अपेक्षा आप देखेंगे तो बीच में वो पतला था। आप देखिए ना एक बार इस चित्र को पुनः, ताकि आपके माइंड में रिवीजन हो। देखिए, अगर आप इसमें से किसी कण को ले लीजिए, इसी को लीजिए ना, तो आप देखिए ऊपर से ये क्या है, अंदर से धंसा हुआ। तो ठीक इसके पीछे से भी देखेंगे तो वो भी वैसे ही है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है किनारे पर मोटा और बीच में क्या रहेगा? पतला रहेगा। कौन? आरबीसी। यानी एक अवतल लेंस की तरह कह सकते हैं ये काम करेगा। लेकिन लेंस तो है नहीं, ये पारदर्शी नहीं है, रचना उसकी वैसी है। ये मत समझ कि लेंस है, तो आगे चल के हमको पता ना क्या क्या आप लोग कहने लगेंगे। सर जी अगर दो चार को बात कहीं गलती कर दिए तो गजब बेइज्जती सर जी के होगी।
हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी तो एक इंसान ही है ना, हमको भी सीखना होता है तो सिखाना होता है। ऐसे थोड़ा है कि हम कहें कि पूरा हमको ब्रह्मांड का ज्ञान है, हमको सब कुछ आता है, नहीं भैया। हमारे अंदर एक स्टूडेंट की भावना है, हम अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं, और ये योग्यता मेरे अंदर जब तक रहेगी ना तो कहीं ना कहीं हम सीखते ही रहेंगे। और कहीं भी जाती है ना कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी सीखना कभी बंद मत करना ज़िंदगी में, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, हर मोड़ पर हर रास्ते में कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इसीलिए हम सोचते हैं भाई कि मेरे अंदर सीखने की जुनून है तो आपको हम सिखा भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये देखिए, मानव शरीर में आरबीसी की अगर कमी हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी क्या होता है, लाल होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये क्या होता है भाई, देखिए आरबीसी की अगर कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एक रोग उत्पन्न होते हैं, एनीमिया। एक रोग उत्पन्न होते हैं क्या, एनीमिया। तो ये रोग जो हमारे बॉडी में होता है, ये किसके कमी से होता है, तो ये आरबीसी के कमी से होता है। और हम लोग जानते भी हैं कि खून में जो लाल भाग होता है, ये इसी के चलते पूरा खून लाल है। हम लोग कहते हैं खून, तो खून कहने का मतलब रंग लाल है, तो केवल आरबीसी का रंग लाल है, इसके चलते सारा के सारा खून अपने आप में लाल से क्या है, फेमस हो गया है। तो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन एक वर्णक प्रोटीन होता है, इसमें भी भाई क्वेश्चन बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है अपने आप में एक क्या है, रंग वाला प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन पाए जाते हैं। आयरन कभी कभी ऐसे भी लिखता है ना, देखिए क्या लिखता है, कभी कभी लिखता है कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी रोग होती है, तो आयरन की कमी से भी वही बात है, क्योंकि आयरन यानी Fe, ये कहाँ रहता है, आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उसी में रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, अब तो एग्जामिनर के ऊपर है। हमने यहाँ से चीज़ों को समझाया। WBC यानी कि इसे अगर हम पूरा नाम पुकारे तो क्या कह सकते हैं, वाइट ब्लड करप्सल्स, और कहीं कहीं यहाँ पर सेल्स भी लिखे जाते हैं ताकि बोलने में भी आसानी रहेगी। तो आप इसे श्वेत रक्त कणिकाएँ या श्वेत रक्त कोशिकाएँ भी कह सकते हैं, और काफ़ी ये अच्छा नाम है। तो चलिए हम लोग इसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, WBC, और इसके फुल फॉर्म क्या बन गए, तो ये हो गया वाइट ब्लड करप्सल्स। अब ये है क्या है, सबसे पहले इसका हम एक परिचय जान लेते हैं कि भाई ये WBC क्या है। तो देखिए, रक्त कणिका का वह भाग, क्योंकि भाई ये तो रक्त कणिका के ही भाग हैं। रक्त कणिका कितने भाग थे, 3 भाग थे, जिसमें पहला का नाम क्या था, आरबीसी, दूसरा का नाम क्या है ये WBC, और इसके आखिरी क्या होंगे, प्लेटलेट्स होंगे ना। तो ये कह रहा है कि भाई रक्त कणिका के ही तो हम भाग हैं, और ये शरीर को क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस और भी सूक्ष्मजीव होंगे जिनसे ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कितना महत्वपूर्ण इसका भाई कार्य है कि ये हमारे बॉडी को किनसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है जी, तो ये सूक्ष्मजीव, जैसे कि नाम आ गया क्या इसमें, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गए, इनसे हमारे बॉडी को रक्षा करता है। तो काफ़ी इसका अच्छा योगदान हो गया। भाई कोई हमारे बॉडी को रक्षा करे तो उसको तो मतलब कि धन्यवाद तो बोलना जरूरी है ना। तो ये कह रहा है कि हमारा जो कार्य है, इसमें परिभाषा के साथ साथ हम लोग इसके कार्य को भी दर्शा दिए। और एक जानकारी ये भी है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया गया तो उसके वजह से आरबीसी का रंग क्या हो गया था, लाल हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जो है, ये मेरे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो भाई जब नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन तो उस कंडीशन में इसका कलर कैसा होगा, तो वहीं श्वेत या सफ़ेद या वाइट कहिए। तो ये जो भी कहानी हो रही है, इसे ही हम लोग संक्षेप में अगर एक नाम दें तो नाम क्या बन गया, ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएँ, या इसे ही हम कहते हैं WBC। तो आप समझ गए होंगे कि ये WBC क्या है। तो हमारे रक्त कणिका का है वो भाग होता है जो हमें सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप ब्लड के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा इमेज एक दिखाई गई है, जो इसमें कुछ उजला भी दिख रहा है और कुछ अधिक मात्रा में भाई ये रेड वाला दिख रहा है।
अगर देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा यहाँ पर किसकी है, तो रेड वाली है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा दिख रहा है जो ये उजला वाला है। तो इस चित्र से भी अगर हम समझें कि हमारे रक्त के अंदर ये जो कण होते हैं आरबीसी या ये जो डब्ल्यूबीसी अभी जिन पर बात कर रहे हैं, तो इनमें संख्या किसकी अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये रेड वाला, और रेड वाला का नाम क्या है जी, ये है आरबीसी। तो हमेशा कहता है कि भाई हम ही तो हैं, मेरे ही होने से तो पूरा खून की कहानी बनती है। हम लोग भी बचपन में चाहे नहीं जानकारी था तो कभी भी हाथ में थोड़ा इंजरी हो जाती, कट हो जाती थी, तो बस खून हमें लाल रंग का दिख रहा था। लेकिन जब इसकी गहराई से हम पढ़ाई करने लगे तो पता चला कि भाई इसमें तो बहुत सारे मिले हुए हैं। धीरे धीरे इनका नाम सामने आने लगा, प्लाज्मा भी आ गया उसी में, फिर बाद में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब भी आ गए। हाँ, तो पहले क्या कहते थे कि ये तो खून है, लाल रंग के है। तो देखिए, और ये हमारे भैया क्या है, डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या जो होती है वो क्या होगी, कम होगी। आगे हम लोग नोट में इसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हमें इस चित्र से भी समझ में आ गई कि ये हमारा आकार कैसे होते हैं, इनके गोलाकार में रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस है, ये कार्य, इसका मुख्य कार्य, अगर मुख्य इसके कार्य पूछे जाएं कि बताइए डब्ल्यूबीसी का एक मेन कार्य क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लिया जाए कि ये हमारे शरीर को जो है ना, ये शरीर की बॉडी की एक तरह से सेना है, सुरक्षा सेना या पुलिस उलिस समझ ले। जैसे कि पुलिस का कार्य क्या होता है कि हमें बाहरी जो अनावश्यक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कुछ चोर डाकू हैं, तो उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान कराना, ये पुलिस का कार्य है। तो वैसे ही आप ही समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी एक पुलिस की तरह है। ये क्या करता है, ये बाहर के जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं, कहने के तो छोटे मोटे हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं, तो ये लोग से क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेना भी है या पुलिस भी है, जो आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल देख लें। तो ये सूक्ष्म जीवों से लड़ करके हमें स्वस्थ रखता है। तो बहुत बहुत अच्छा है कि भाई डब्ल्यूबीसी हमारे खून में है। अगर इसकी कमी होने लगेगी तो हमारा हेल्थ जो है ना वो बिगड़ने लगेगा, क्योंकि बाहरी रोग भी आएंगे और हमें काफ़ी परेशान करेंगे। सूक्ष्म जीव भी आएगा, टेंशन दे देगा। और डब्ल्यूबीसी है तो भाई थोड़ा कहता है कि जो भी सूक्ष्म जीव लोग हो आराम से रहो, क्योंकि हम अंदर हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कभी कभी लोग अपना जांच भी कराते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है। तो देखिए, करें कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पे थोड़ा सा डाउट भी होते हैं लोगों को, क्योंकि कोई कहता है कि इतना से इतना दिन, इतना से इतना दिन। तो भाई हमारा जहाँ तक विचार है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। अगर इसको भी गहरा से जब कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर भी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और भी इसमें कई लगभग 4 से 5 प्रकार होते हैं। तो उधर हम डीपली में नहीं जाएंगे। उनके भी अलग अलग टाइमिंग होते हैं। तो अब हम एक औसत टाइमिंग क्या बताएं। कुछ घंटों तक भी होते हैं, 4 से 6 घंटों तक जीते हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ महीनों तक रह जाते हैं, कोई वर्षों तक भी रह जाता है। तो भाई हम कैसे कहें कि इसको कितना जीवन काल है। तो एक औसत जीवन काल इसमें समझने के लिए यहाँ पर टाइम दे दी गई है कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ये 13 से 20 दिनों तक जिंदा रहता है, और बाद में ये तो रक्त के ही अंदर मर जाता है। इसको मरने के लिए कहीं और नहीं जाना होता है। जैसे आरबीसी जा रहा था ना, आरबीसी जाता था कहाँ, वो आप लोग को याद भी होगा कि ये भाई साहब कब्रिस्तान भी उसको हम लोग बोलते थे। पिछला क्लास जो किए होंगे उनको तो ये जानकारी होगी। तो ये देखिए, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो तो आप समझ ही रहे ना कि आरबीसी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो कभी कभी कोई रेशियो बनाना चाहता है, क्योंकि ये कण है तो एक रेशियो ले लिया जाता है कि अगर आरबीसी की संख्या, रेशियो तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है अंतर, कि अगर आरबीसी की संख्या 600 है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या केवल 1 होता है। 600 पे 1 अनुपात, 600 और 1 के बीच ये अनुपात दिखा रहा है कि आरबीसी अगर 600 आएंगे ना तो ये 1 आएगा। तो भाई ये तो रेशियो बहुत अजीब तरह का मैचिंग कर रहा है नहीं। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिल गई कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनके जीवन काल 13 से 20 दिन होते हैं लगभग,
और साथ में ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या का कंपैरिजन की जाए तो आरबीसी कहीं अधिक होता है किससे, डब्ल्यूबीसी से। अगर अनुपात बताया जाए कि भाई आरबीसी की कितनी जनसंख्या रहेगी और डब्ल्यूबीसी कितनी रहेगी, तो ये कुछ रेशियो ऐसे 600:1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज के इस टॉपिक पर अपना विचार कर लिए, यानी जानकारी हो गया। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक आने वाला है और ये भी क्लास भी जो है ये रक्त पर आखिरी क्लास है, पहले भी हम बोल चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी ये रक्त की क्लास कर रहे हैं वो सारे लेक्चर अगर बढ़िया से देखते हैं तो मैं उम्मीद है कि उनको रक्त के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर ही बने थे क्या, ब्लड करपसल्स। तो ये देखिए ये क्या है, इसके नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं, इसके हिंदी नाम भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए कह क्या रहा है कि ये भी तो रक्त कणिका के भाग ही है ना, ये तो भी भाग ही है, इसमें हम कैसे कह सकते कि ये कहीं नया जन्म लिया था। रक्त कणिका के ही भाग हुए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बार बार नाम को रिपीट करने से होता क्या है कि मेरे जो माइंड होता है ना, इसके अंदर वो चला जाए ना तो बहुत दिनों तक याद रहता है। नहीं तो क्या जरूरत है एक ही बात को बार बार बोलना। टीचर इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि वो किसी बात को एक बार नहीं कह पाएगा, जब भी पढ़ाना होता तो उसे कई बार बोलना होता है ताकि सामने वाले उसको क्या करे, समझ पाए। तो ये ऐसा हम लोगों की कहानी बनी है। कह कि यह रक्त कणिका, ये क्या बोल रहे हैं जी, ये रक्त कणिका का वह भाग है जो रक्त को थका बनाने में, उसको क्लॉटिंग करने में, या कभी कभी चोट लग जाए ना, चोट लग जाए तो भाई खून तो बहेंगे ही, तो उसको रोकने में ये काफ़ी मदद करता है। कभी बचपन में, या ये तो भाई चोट लगने की बात है, कभी भी हो सकती है। जैसे आप एक इमेज ये देख रहे हैं आप कि एक व्यक्ति का पैर में ये चोट लग गया है, यहाँ ये ब्लड जो है निकल रहे हैं। तो ये कुछ समय के बाद होंगे क्या कि ये अपना वहाँ पर से निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गहरा चोट लग जाएगा तो भाई इसके लिए तो डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी अगर नहीं बंद हो रहा है तो, सामान्य चोट अगर लग जाए तो उस कंडीशन में होता क्या है कि लगभग 2 से 5 मिनट का टाइमिंग लगता है। 2 से 5 मिनट का समय लगेगा और धीरे धीरे वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जाके छेक लेता है। जब से ही आरबीसी ये सब सारे खून बाहर निकलते हैं, जाने लगते हैं, तो इसको मोह लगने लगता है। ये कहने लगता है कि देखो भाई तुम लोग जा रहे हो छोड़कर हमको, मत जाओ, रुक जाओ, तुम लोग चले जाओगे तो फिर क्या हाल होगा मेरा। तो इसीलिए जाता है आराम से और उन लोगों को पूरा तरह से एकदम छेंक लेता है। अब इसको छेंकने में टाइम तो लगेंगे ही, साथ में इसके साथ विटामिन भी जो होते हैं ना, एक विटामिन के होता है, वो भी कभी कभी मदद करता है। पुकार लेता है, प्लेटलेट्स बुला लेता है कि देखो विटामिन भाई तुम भी आ जाओगे तो जो है हमारा मदद होगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये रक्त कणिका का एक ऐसा भाग है जो रक्त को थका बनाने में, या जब चोट लग जाए तो खून बहने के समय ये क्या करता है, रोकथाम करने में मदद करता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनमें भाई जल्दी खून का, रक्त का थका बनता ही नहीं है। एक रोग था जो हीमोफीलिया करके था, हीमोफीलिया। ये अनुवांशिक रोग होते हैं जो कि ये अगर किसी में हो जाए तो भाई वो बड़ा मुश्किल से उसका रक्त बच पाएगा। तो ऐसे जल्दी किसी को होते नहीं है, अपवाद में बहुत से संसार में कुछ लोग मिल जाए तो क्या पता। तो हमें उम्मीद है कि ये प्लेटलेट्स के कहानी जान गए होंगे। ये ना रहेगा अगर तो बताइए क्या हाल होगा हम लोगों का। अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो सारा खून एकदम कहे कि अब हम जा रहे हैं छोड़ के तुम्हारा शरीर। ये हमारे शरीर के 5 से 6 लीटर खून ये कहेंगे कि अब निकलते हैं। तो बेचारा प्लेटलेट्स ही है जो आ करके मनाता है, उन लोगों को समझाता है कि मत जाओ, चले जाओगे तो कैसे जिंदा रहेगा शरीर। तो इसीलिए इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहा और इसके कई नाम भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्लेटलेट्स को ही रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु भी कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। तो और भी नाम होंगे, जो भी है जितना मेरे को जानकारी था यहाँ इसके बारे में बता दिए। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लास आज का समाप्त हो गया है और हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे जो नए हैं, और उन लोगों को भी शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भला करने से ही प्रकृति आपकी भी भलाई करती है। ये मन में भावना नहीं रखना है कि फलाना का अगर हम हेल्प कर दें तो हमसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा अगर कोई सोचता है तो भाई ये दुनिया का विकास ऐसे नहीं होता कि हम ये बल्ब का आविष्कार कर देंगे तो लोग अंजोरा में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो अगर उदारशील हृदय वाला रहता है वो सबके बारे में सोचता है, और जो संकुचित हृदय वाला, छोटा हृदय वाला होता है, वो अपना पराया समझने लगता है। तो इसीलिए आप लोग उन तरह के व्यक्तियों पर ये क्लास शेयर कर सकते हैं। हो सके तो मेरी बात अगर उन्हें समझ में आ जाए तो काफ़ी हम अपने आप को धन्यवाद समझेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।